नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा 5 फरवरी को दिल्ली में आने वाला है विकास का नया बसंत। केजरीवाल पर लगाया दिल्ली को लूटने का आरोप। दिल्ली भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया नया कैंपेन सॉन्ग। केजरीवाल ने किया आपकी जीत का दावा। आप संयोजक के घर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नाराज लोगों ने फूंका केजरीवाल का पुतला। जकार्ता में मुरुगन मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन। भारत इंडोनेशिया के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का किया जिक्र। अनेकता में एकता को बताया साझा मूल्य। महाकुंभ में कल बसंत पंचमी के आखिरी अमृत स्नान के लिए उमड़ रही है आस्था की भीड़। प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था पर जोर। 34 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। और भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज। भारत पहले ही मेहमान टीम पर बना चुका है 3-1 की अजय बढ़त। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरके पुरम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए पीएम ने कहा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि बजट को लेकर जनता उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार ऐसा बजट आया है जो सरकारी कोष को नहीं बल्कि जनता की जेब भरने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जो दूरदर्शी दूरगामी मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट का असर है, ये जो 12 लाख रुपए तक जीरो इनकम टैक्स हो गया है, यानी रिबेट मिली है इनकम टैक्स में। गिग वर्कर्स के लिए इतनी बड़ी राहत है कि आप ई श्रम पोर्टल में आप उस पर रजिस्टर करिए और उसके साथ ही उसमें भी वो आयुष्मान भारत में लाभार्थी बनते 5 लाख रुपए तक का उन्हें मुफ्त इलाज मिलता है। पहली बार भारत में एक ऐसा बजट आया है जो सरकारी कोष को भरने की नजरिए से नहीं रखा गया है, वो जनता की जेब पे असर और अच्छा पड़े, उनकी जनता की जेब भर सके, जनता की सेविंग हो सके, इस पे ध्यान देता है। और दिल्ली की जनता के बीच अरविंद केजरीवाल और उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है और इस बार दिल्ली की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में गुजरात से राज्यसभा सांसद मयंक नायक ने कहा कि दिल्ली की जनता इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि तक के विजन पर मतदान करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कैडर इस समय दिल्ली में आम जनता के बीच में है और उनसे उनके मुद्दे और 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियों को लेकर जनता से संवाद कर रहा है। 10 साल की आपदा की सरकार जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं और
उनके जो वादे, उसके बाद जो नाकामियां, उसके साथ जब जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का इस बार का रिस्पॉन्स है सर? दिल्ली में जिस तरह से पिछले 10 सालों में आम आदमी सरकार ने और केजरीवाल ने दिल्ली का जो हाल हुआ है, उसको देखकर हम तो नीचे तक जाते हैं। दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोदी जी की अगुवाई वाली डबल इंजन की सरकार दिल्ली में लाएंगे। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहां डेवलपमेंट है, आप जीडीपी देखिए, देश की इकोनॉमी जो 11वें स्तर पर थी अभी 5वें स्तर पर है। देश का दुनिया में जो दबाव है, दबदबा है, वो आप सभी हम लोग जानते हैं। तो दिल्ली को जो डेवलपमेंट देने के बाद माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में 5 साल ये मिल जाएंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। केजरीवाल जब काम करते हैं वो कर नहीं पाते तो एक ही बहाना बोलते हैं कि एलजी हमको काम करने नहीं देता है। वो स्वयं की भूमिका भूल के एलजी को दोषी ठहराने का जो कार्य कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने इस बार ये बहानों की सरकार को छोड़ के जो वादे पूरे करते हैं वैसी सरकार, मोदी जी की सरकार लाने का मन बना लिया है। पान की दुकान वाला हो या बंगले में रहने वाला, सोसाइटी में काम करने वाली वर्कर बहन हो या सोसाइटी में रहने वाला आम आदमी हो, उन सब ने इस 10 साल के शासन को देखते हुए अपने आप को बदल के भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने का निर्णय कर लिया है। तो ये थे गुजरात से राज्यसभा सांसद मयंक नायक साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और दिल्ली की जनता को पता है कि जो संकल्प से सिद्धि तक की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी ख्याति है, उनके वादों को इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली की जमीन पर उतारना चाहती है। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, भाजपा की सीटें कम होती जा रही हैं और आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में रोड शो किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार एनडीए के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और नाराजगी वहीं पर मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से जिस तरीके से लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। एक बात तय है कि आगामी 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में इस बार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ऐसे में दिल्ली में लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर है, विकास की योजनाओं पर है और प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को देखते हुए दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को चुनने जा रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू और लोजपा रामविलास भी मैदान में उतर गए हैं। जदयू को बुराड़ी विधानसभा सीट मिली है, जहां से शैलेंद्र कुमार एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी शैलेंद्र कुमार जदयू के टिकट पर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे,
तब आम आदमी पार्टी के संजीव कुमार झा से वो चुनाव हार गए थे। इस बार भी शैलेंद्र कुमार का संजीव झा से सीधा मुकाबला होने के आसार हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने आप प्रत्याशी संजीव झा से खास बातचीत की। हमारे साथ संजीव झा जी हैं जो बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सर, 10 सालों का विकास कार्य का लेखा जोखा अगर जनता मांगी तो क्या कहेंगे सर आप? अब देखिए, ये उत्साह ही बता रहा है कि जनता 10 साल के काम से खूब खुश हैं। बुराड़ी नया इतिहास रचने वाला है। सर, विपक्ष खास करके कांग्रेस को कहें या बीजेपी को कहें, शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, आपके नेता पर आरोप लगा रही है। वो आरोप लगाते रहे। जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है, कहती है अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा है, मेरा भाई है। सर, ये बताइए कि अगला टर्म अगर आपको मिले तो वो कौन सी कार्य हैं जो आप पूरा नहीं कर कार में पार्क बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, पानी का काम ठीक करना है, गेट लगाना है, सिक्योरिटी की व्यवस्था बढ़ाना है, बहुत सारे काम आगे करना है। तो ये थे संजीव झा जी, जिनका कहना है कि हमने जो 10 सालों में कार्य किया है अभी काफी कुछ करना बाकी है। कैमरामैन राणा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, बुराड़ी। दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव से 1 दिन पहले यानी 4 फरवरी तक घर से ही वोट डालने की सुविधा दी है, जिसके तहत 31 जनवरी तक पात्र पंजीकृत मतदाताओं में से 92% मतदाताओं ने सफलतापूर्वक मताधिकार का उपयोग कर लिया है। इसमें 5,982 वरिष्ठ नागरिक और 998 दिव्यांगजन हैं। पश्चिमी जिले में सर्वाधिक 94% पात्र मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त R.L.S. वेल्स का कहना है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। We have completed our home voting. Yesterday, the entire activity of home voting completed, and it is one of the important aspect of ensuring inclusive and accessible election. There we are covering 85 plus senior citizen and persons with disability, and we have distributed the necessary forms required for that purpose, and they have opted for home voting, and we covered and we made a team of officials which includes even doctors also. और बुलेटिन में खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की झलक साफ दिखाई देती है। मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक ऐसा बजट जिसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है, सबका साथ दिखाई देता है। एक ऐसा बजट जिसमें दीर्घकालीन विकास की योजनाएं हैं। ये समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में विश्व विज्ञान के विशेषज्ञों सहित एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय टीम ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रहस्यमय बीमारी का इलाज करा रहे 11 मरीजों से मुलाकात की। टीम रविवार को बधाल गांव का दौरा करेगी, जहां बीमारी के कारण लोगों की मौत हुई थी, और सील किए गए घरों और आसपास के इलाकों से नमूने एकत्र करेगी। टीम ने कुछ ऐसे मरीजों की भी जाँच की जो निगरानी में है। अधिकारियों ने बताया कि बधाल गाँव में पिछले 9 दिनों में कोई नया मामला सामने
सामने नहीं आया है। गांव में 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच 3 परिवारों के 17 लोगों की अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। लोगों को सुरक्षित करने के लिए 87 परिवारों के 364 व्यक्तियों को गांव से राजौरी के 3 अलग केंद्रों सरकारी नर्सिंग कॉलेज, सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया है। बदहाल में शेष 808 परिवारों के 3700 लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गांव को 14 समूहों में विभाजित किया गया है और उनकी निगरानी 182 अधिकारियों की टीम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोने को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है। याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। उधर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी इस घटना पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और मुआवजे की मांग की है। अभी घटना अयोध्या जनपद विधानसभा अयोध्या के सहनवा गांव में हुई है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। उसकी बड़ी बहन कह रही है कुछ लोग हमारे घर पे जाकर के धमकी दे रहे हैं, तो इसको पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो धमकी देने गए हैं और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मेरी शासन प्रशासन से एक सख्त लहजे में मांग है। वहीं अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने इस मामले में कहा है कि लड़की के घर से गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आज सुबह खेत से लड़की का शव बरामद किया गया है। हत्या को लेकर 3 टीमों का गठन किया गया है और एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहाँ से इकट्ठे हुए हैं, उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहाँ डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में मुरुगन मंदिर के कुंभाभिषेकम समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने भारत और इंडोनेशिया के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंधों को भी सराहा। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रभानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको लिए चलते हैं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज। बसंत पंचमी पर महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं और इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल निगरानी कर शांति व्यवस्था कायम रखने में जुटा हुआ है। वहीं अमृत स्नान को देखते हुए श्रद्धालुओं के सुगम स्नान की भी व्यवस्था की गई है। अब तक लगभग 34 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बात खेल की खबरों की करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना रखी है। भारत ने पहला, दूसरा और चौथा मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड को तीसरे मुकाबले में जीत प्राप्त हुई थी। आज भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज 4-1 से अपने नाम करने की होगी। वहीं इंग्लैंड आज के मैच में सीरीज में अपनी साख बचाना चाहेगा। आज का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और इंडियन नेवी हाफ मैराथन का पहला संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मैराथन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन को झंडी दिखाई। इस अवसर पर पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर, टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पहलवान अमन सहरावत भी मौजूद रहे। इंडियन नेवी हाफ मैराथन का पहला संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मैराथन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन को झंडी दिखाई। इस अवसर पर पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर, टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी पहलवान अमन सहरावत भी मौजूद रहे। ये मैराथन शारीरिक फिटनेस का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। भारतीय नौसेना खेलों और स्वस्थ जीवन शैली को लगातार बढ़ावा देती आई है और ये उसी दिशा में एक और अहम कदम है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये इवेंट भारतीय नेवी के लिए एक मील का पत्थर है। Almost more than 10,000 plus runners have registered, and the kind of enthusiasm, the josh, the jazba which was there in all these runners is highly infectious. It obviously aligns with the Fit India movement of the Government of India. There is greater awareness amongst our population, not only the youth, about the importance of fitness. इस मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दूरी की 3 दौड़ों का आयोजन हुआ। मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावकों ने स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस के महत्व पर बल दिया। Essentially necessary, it is a necessary evil, you can say. One has to participate any of the events which actually increases your heartbeat for a specific time of 45 minutes or 50 minutes. I'm 82-year-old, so I really enjoyed a lot. On the way, everybody is boosting us. Your members, I really enjoyed a lot. मैराथन में अनुभवी धावकों के अलावा कई पहली बार मैराथन में दौड़ने वाले प्रतिभागी भी शामिल रहे। प्रिया यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, जहां पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया जा रहा है। लाया जाएगा और विभिन्न जगहों पे अलग अलग वीडियोज हैं। कहीं 2200 रुपए प्रति बच्चा, कहीं 1500 रुपए प्रति बच्चा। और दिल्ली में 20 लाख के करीब ऐसे हमारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 लाख इंटू 2200, 20 लाख इंटू 1500, कितने 100 करोड़ का घोटाला ये घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं।
ये इनका भ्रष्टाचारी एजुकेशन मॉडल है। एक और बड़ी बात देखिए, मैं आपको पहला सीन दिखाता हूं। पहला सीन क्या है? जो एमएलए हैं उनका नाम है, ये सिटिंग विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा लड़ी थी और लोकसभा भी लड़ी थी। और सोचिए, ये इनका सिलेक्शन मैकेनिज्म है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा घूसखोर, उसको ही टिकट देना है। नाम है सहीराम पहलवान, सहीराम पहलवान। और इनके भतीजे का, जिनको मैंने बुलाया, इनका जुड़वा भाई, इनका आत्मा भाई, इनका दाहिना हाथ, उसका नाम है गौरव भाटी। गौरव भाटी, भाटिया नहीं, गौरव भाटी। और पहले सीन में आपको दिखाई देगा कोई खोजी पत्रकार, ईमानदार पत्रकार रहा होगा, अपनी जान पे खेल के उसने ये स्टिंग किया। 9 महीने तक वो देखता रहा किस तरह से इनका भ्रष्टाचार एक जगह नहीं है, इनका भ्रष्टाचार। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना तक ये भ्रष्टाचार जाता। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये तो स्टिंग में कह रहे हैं। तो बड़े नाम क्या है? बड़े नाम है आतिशी मारलेना। उसके सचिवालय में ये विधायक जाता है और बात करने के लिए कहता है, आतिशी जी से बात करा देना, बड़ी जरूरी बात है। क्या रिश्वत ये अरविंद केजरीवाल तक जाती है? मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना तक जाती है? और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया, ये बेल पे बाहर हैं ये, और इनको कट्टर ईमानदार बता रहे थे, जो खुद बेल पे बाहर है, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया का नाम भी आता है। तो मैंने आपको जो 3 बड़े नाम बताए, पहला आतिशी मारलेना, मुख्यमंत्री दिल्ली, जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही सारा काम करती हैं। तो ये मान लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इशारा किया कि बच्चों की शिक्षा में भी भ्रष्टाचार, ये पापी आप ले आई। दूसरा बड़ा नाम जो बेल पे बाहर है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को भी आप सुन रहे थे, जो कि पत्रकार वार्ता कर रहे थे और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए तमाम आरोप लगा रहे थे। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्टी से जुड़े हुए लोग जितना बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, उतना बड़ा उनका कद और उतना बड़ा उनका पद होता है। साफ तौर पर उन्होंने 3 बड़े नामों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और किस तरह से दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर का भी दबदबा दिखाई दे रहा है। इस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक वुशु में हासिल किए। देश की आबादी में महज कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाला मणिपुर राज्य आखिरकार खेलों और खासकर वुशु में इतना आगे क्यों है, इस बात को टटोलती हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए। चीनी मार्शल आर्ट से प्रेरित वुशु का खेल 2007 में राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना। ये खेल जितना आकर्षक है, उतना ही रोमांचकारी भी। राष्ट्रीय खेलों में भी इस खेल की चमक जमकर बिखरी। इस खेल में जिस एक राज्य का सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिला, वह मणिपुर रहा। मणिपुर ने इस खेल में कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक रहे। जानकारों की राय में इस खेल शैली का शारीरिक संरचना के हिसाब से मणिपुर के खिलाड़ियों से मेल खाना सफलता की बड़ी वजह है। मणिपुर ने देश को मीराबाई चानू, सुशीला चानू, एमसी मैरी कॉम समेत कई ओलंपियन दिए हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में वो क्या वजह है जिसके चलते ये राज्य खेलों को लेकर इतना सहज है, जानकार कुछ यूं बताते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, क्योंकि इतना बड़ा गेम होस्ट करा है। इसमें अगर मैं मिस्टेक भी हुआ ना मिस्टेक हुआ, इसके लिए सोच के बनाने को बहुत प्रेशर हुआ। और ऊपर से थैंकफुली फॉर एवरीवन हु केम हियर,
उन लोग की सपोर्ट की वजह से, उन लोग की मोटिव की वजह से, जितना भी प्लेयर्स है उन लोग की सपोर्ट की वजह से मैं बहुत परफॉर्म अच्छे से कर पाया। मणिपुर से कोई बंदा चाहे गेम में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर उस पर एक बार उसका मन लग जाता है तो उसके वजह से डिस्ट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, अपना एक उसमें पूरा अपना जान लगा देता है। मणिपुर को साल 1972 में राज्य का दर्जा मिला, जिसके बाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का गठन हुआ। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे पहले विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। वहीं देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इसी राज्य में है। मणिपुर का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो भी कहीं न कहीं इस खेल को एक नया रूप देता है और कहीं न कहीं खिलाड़ियों के अंदर एक नई ऊर्जा देता है जो उन्हें बेहतर करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।